हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेई का क्वेश्चन ORM 2 सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन में है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्स ऑन एनालिसिस गिव 24.24% कार्बन एंड 4.04% हाइड्रोजन। फर्दर सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ एक्स गिव्स 2.90 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड विथ एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से आपका 2.9 ग्राम सिल्वर क्लोराइड मिलता है, मतलब एक्स में क्लोरीन एटम भी है और 1 ग्राम एक्स में 2.90 ग्राम सिल्वर क्लोराइड है। 2.90 ग्राम सिल्वर क्लोराइड में क्लोराइड का जो मास होगा वो 1 ग्राम एक्स से ही आएगा, मतलब 1 ग्राम एक्स में जितना क्लोराइड होगा वही रिएक्शन करके सिल्वर क्लोराइड में क्लोरीन का मास होगा। तो सबसे पहले क्लोरीन का वेट निकालिए। तो सिल्वर क्लोराइड AgCl, Ag का मोलिकुलर मास होता है 108 ग्राम, क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम। तो टोटल कितना होगा 143.5 ग्राम। ये आपका मोलिकुलर मास हो गया। मोलिकुलर मास दिया हुआ है और मास दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल होगा वेट 2.90 अपॉन मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास 143.5 और एटोमिसिटी जो है क्लोरीन का 1 है, मतलब AgCl में जितना मोल AgCl का है उतना ही मोल क्लोरीन का भी होगा, क्योंकि एक क्लोरीन एटम है पर मोलिक्यूल। तो इंटू 1 ये आपका क्लोरीन का मोल हो गया। अब मास कितना होगा, तो एक क्लोरीन एटम का मास होता है 35.5, मतलब 1 मोल क्लोरीन का, तो इतना मोल क्लोरीन है तो इतना इंटू 35.5 ये क्लोरीन का मास हो जाएगा। तो जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा 2.90 इंटू 35.5 अपॉन 143.5 तो ये आता है 0.7172 ग्राम। और ये 1 ग्राम एक्स से बना है तो 1 ग्राम एक्स में 0.7172 ग्राम क्लोरीन है, तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना होगा, इतना ग्राम है 1 ग्राम में, तो परसेंटेज होगा दिस अपॉन वेट इंटू 100। तो आपका परसेंटेज हो जाएगा 71.72% क्लोरीन और बाकी 24.24 आपका कार्बन का परसेंटेज है और हाइड्रोजन है 4.04%। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं एक्स का। कार्बन 24.24, हाइड्रोजन 4.04 और फिर ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन होगा फिर से 71.72%। तो ये तो मास परसेंटेज है। अब मान लीजिए कि टोटल एक्स का मास जो है 100 ग्राम है, मतलब ये जितना परसेंटेज है उतना ग्राम हो जाएगा। 100 ग्राम का 24.24% 24.24 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली ये 4.04 ग्राम हो जाएगा और 71.72 ग्राम हो जाएगा। तो इसका मोल निकाल सकते हैं, मोलिकुलर मास से डिवाइड कर दीजिए तो मोल आ जाएगा। तो एक एक्स का एटम में, मतलब एक्स का मोलिक्यूल में कार्बन का कितना एटम होगा, तो 24.24 अपॉन 12, 4.04 अपॉन 1। हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, 35.5। तो ये आपके पास 2.02, 4.04 और 35.5 ये लगभग 2.02 ही होगा। अब इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या होगा, 1:2:1। तो एक्स का इंपेरिकल फॉर्मूला होगा 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। इसके बाद एक्स का इंपेरिकल फॉर्मूला पता चल गया। अब बोल रहा है द कंपाउंड एक्स में बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बाई एंड जेड। तो एक्स का 2 आइसोमर पॉसिबल है, बाई और जेड। बाई ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन गिव्स ए डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड व्हाइल जेड ऑन सिमिलर ट्रीटमेंट गिव्स इथानल। तो आपके पास बाई और जेड आइसोमर जो है, बाई का रिएक्शन जो करते हैं एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ तो ये डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड बनाता है, मतलब 2 OH रहता है जो प्रोडक्ट बनेगा। बाई का रिएक्शन करवाएंगे तो आप ये रिएक्शन अभी नहीं जानते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़िएगा कि अल्काइल हैलाइड RCl जो है वो रिएक्शन करता है OH- से, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, Cl हटता है OH लगता है, तो 2 क्लोरीन रहेगा तो 2 क्लोरीन हटेगा और 2 OH लगेगा, मतलब बाई में 2 क्लोरीन एटम है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला आपको पता है CH2Cl
2 क्लोरीन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो X का मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा C2H4Cl2। अब X का 2 आइसोमर पॉसिबल होगा, इसका स्ट्रक्चर आइसोमर क्या क्या हो सकता है। एक बार दोनों क्लोरीन एटम सेम कार्बन एटम से अटैच्ड हो, तो यहाँ एक हाइड्रोजन और ये CH3। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि 1 और 2 दोनों पे एक एक क्लोरीन हो, तो CH2 और दोनों कार्बन से एक एक क्लोरीन अटैच कर दीजिए। अब बाई और जेड पता करना है, तो इन्हीं दोनों में से एक बाई होगा एक जेड होगा। बाई का रिएक्शन करवाते हैं तो डाइहाइड्रोक्सी कंपाउंड बनता है, लेकिन जेड का रिएक्शन करवाते हैं तो इथानल देता है। तो देखिए दोनों क्लोरीन के जगह 2 OH लगेगा, तो CH3 CH और इससे 2 OH। सिमिलरली यहाँ से दोनों क्लोरीन के जगह 2 OH, तो इस कार्बन से भी एक OH और CH2 इस कार्बन से भी 2 OH। अब आपको पता होगा कि एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, मतलब -2 होगा, तो ये CH3 CHO बना लेगा, CH डबल बॉन्ड 2 इथानल। मतलब जेड आपका ये है 1,1 डाइक्लोरोइथीन और बाई आपका है 1,2 डाइक्लोरोइथीन। तो बाई का स्ट्रक्चर पता चल गया, जेड का भी स्ट्रक्चर पता चल गया और एक्स का मोलिकुलर फॉर्मूला भी पता चल गया। एक्स का मोलिकुलर फॉर्मूला है C2H4Cl2 और बाई और जेड आपका जेड ये होगा 1,1 डाइक्लोरोइथीन, बाई होगा 1,2 डाइक्लोरोइथीन। इसके बाद 8th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई बी which adds on HBr in the presence and in absence of peroxide to give the same product। तो आपके पास B है C4H8, तो अल्कीन है जिसका रिएक्शन HBr के साथ करवा रहे हैं, प्रेजेंस और अब्सेंस में पेरोक्साइड के, तो सेम प्रोडक्ट देगा। मतलब मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव एडिशन वैलिड नहीं है, तो इसके लिए सिमेट्रिकल अल्कीन का होना जरूरी है। तो बी का क्या स्ट्रक्चर होगा ये बताना है। तो सबसे पहले 4 कार्बन का अल्कीन, टोटल कितना आइसोमर होगा। तो सबसे पहले देखिए 4 कार्बन, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड ब्यूट 1 इन, नेक्स्ट सेकेंड पे डबल बॉन्ड ब्यूट 2 इन, और एक पॉसिबिलिटी है कि इसी में ब्रांचिंग हो जाए, ये वाला कार्बन यहीं से अटैच हो जाए, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन और इसी से एक और कार्बन, मतलब 2 CH3 यहाँ से CH2। इसमें सिमेट्रिकल अल्कीन तो सिर्फ यही है, जब आप हाइड्रोजन फिलअप करिएगा CH3 H H CH3, यहाँ पे CH2 CH3 यहाँ से एक हाइड्रोजन। तो देखिए HBr, तो अगर मार्कोनिकोव एडिशन होता है तो यहाँ H यहाँ Br लगेगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, सेकंड से ब्रोमीन अटैच रहेगा उस केस में, तो 2 ब्रोमोब्यूटेन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यदि एंटी मार्कोनिकोव होता है, यहाँ से H यहाँ से Br, तो 1 ब्रोमोब्यूटेन, मतलब सेम प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इस केस में यहाँ H यहाँ Br लगे तब भी 2 ब्रोमोब्यूटेन होगा, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ H और यहाँ Br लगे तब भी 2 ब्रोमोब्यूटेन, बस नंबरिंग डिफरेंट होगा। अगर यहाँ ब्रोमीन लगेगा तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2, और यदि यहाँ ब्रोमीन लगेगा तो इधर से नंबरिंग करेंगे 1 और 2, लेकिन ब्रोमीन रहेगा सेकंड कार्बन पे ही। तो आपका B जो है वो ब्यूट 2 इन, तो इस केस में B आपका आइडेंटिफाई हो गया कि B जो है ब्यूट 2 इन है, ब्यूट 2 इन। और थर्ड ये C जो बच गया, यहाँ पे जब H और यहाँ Br लगेगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट, और यदि यहाँ पे Br यहाँ H लगेगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। तो एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव में सेम प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो सिर्फ ब्यूट 2 इन ही होगा। और हम बोले थे कि सिमेट्रिकल अल्कीन में ऐसा वैलिड नहीं होता है, रीजन भी आपको पता चल रहा होगा कि ब्यूट 2 इन जो है वो सिमेट्रिकल अल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। देखिए डबल बॉन्ड के अलावा इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और इससे भी एक हाइड्रोजन, तो ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, इसलिए मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव वैलिड नहीं होगा। कहीं पे आप H कहीं पे Br लगाइए, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, वो आपको दिख भी रहा है। लेकिन बाकी केस में सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव एडिशन से डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा। मतलब सिर्फ HBr का रिएक्शन करवाइएगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट, और HBr का रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करवाइएगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट। इसके बाद 9th क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C8H6 ऑन ट्रीटमेंट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग
mercuric sulfate gives a compound B, which can also be obtained from a reaction of benzene with an acid chloride in the presence of anhydrous aluminum chloride. The compound B, when treated with iodine and aqueous KOH yields C and an yellow compound D. Identify A, B, C and D with justification. So how B is formed from A. तो सबसे पहले तो आपके पास A है C8H6, तो DU कितना होगा C8H6 का 8 + 1 - 6/2, तो DU होगा 6। और ये जो आपका ये स्टेटमेंट है कि B को हम इस तरह से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि बेंजीन का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करवाए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो B आप देख लीजिए क्या है, बेंजीन का रिएक्शन करवाइए एसिड क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्डो Cl/AlCl3। तो ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में पहले तो AlCl3 लेविस एसिड है तो Cl- लेके चला जाएगा, तो आपके पास इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O+, जो कि अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो बेंजीन से C डबल बॉन्ड O CH3 अटैच हो जाएगा। अब बेंजीन रिंग का होना जरूरी है, तभी तो प्रोडक्ट में बेंजीन रहेगा। तो A में बेंजीन रिंग तो होगा, बेंजीन रिंग में DU कितना इस्तेमाल हो गया, तो 4 DU इस्तेमाल हो गया, आपके पास 2 DU बचा है, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड बच गया है, 3 डबल बॉन्ड बना है और एक रिंग स्ट्रक्चर, तो 4 DU तो बिजी हो गया इसमें। तो अब DU 6 है तो 2 ही बचा है, तो एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका आप देख लीजिए मोलिकुलर फॉर्मूला C8H6 ही है, C8H6 8 कार्बन एटम है और 1 2 3 4 5 इन पांचों से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है और यहाँ एक हाइड्रोजन, तो 6 हाइड्रोजन। ये आपका A है। अब अल्काइन का रिएक्शन जो करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 से, कैटलिस्ट Hg2+, मतलब कैटलिस्ट की तरह Hg2+ यूज होता है, HgSO4 जो आपका दिया हुआ है मर्क्यूरिक सल्फेट। तो H और OH ऐड होता है तो H+ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो कहाँ पे अटैक करेगा, तो यदि यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये बेंजीन के साथ कंजुगेशन में रहेगा, मतलब बेंजीन रिंग इसको स्टेबलाइज करेगा। तो H यहाँ अटैच होगा और यहाँ प्लस चार्ज आएगा, इस पे फर्दर OH- अटैक करेगा तो यहाँ से OH अटैच हो जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड हट गया तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, अल्काइन से अल्कीन बन गया। अब फिर डाइल्यूट H2SO4 H+ अटैच का होगा, तो H+ कहाँ अटैक होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, तो फिर से यहीं पे H+ अटैक होगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहीं पे आएगा। क्यों, क्योंकि इस केस में बेंजीन का तो प्लस में लगेगा ही, OH का भी प्लस में लगेगा, मतलब OH भी कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेगा, तो यहीं पे प्लस आएगा। अब फिर से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, अब OH- अटैक करेगा तो इसी कार्बन से OH अटैच होगा। तो बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन मतलब बेंजाइलिक कार्बन से 2 OH अटैच है और इसके नेक्स्ट कार्बन से एक हाइड्रोजन तो पहले से था और 2 हाइड्रोजन ऐड हुआ, तो ये CH3 बन जाएगा। तो अब आप बोलिएगा कि B तो आपका C डबल बॉन्ड हो CH3, यहाँ तो एक कार्बन से 2 OH है, तो आपको पता होगा एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल मतलब -H2O, तो -H2O होगा तो बेंजीन से C डबल बॉन्ड हो CH3 बन जाएगा। तो इस तरह से B प्रोड्यूस होता है A से। A का रिएक्शन जो डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में करवाते हैं तो B बन जाता है। उसके बाद the compound B when treated with iodine and aqueous KOH yields C and an yellow precipitate D। तो कंपाउंड B जो रिएक्शन करता है एक्वस KOH के साथ आयोडीन के प्रेजेंस में, मतलब I2/OH-, तो ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप का होना जरूरी है या फिर CH3 CHOH। तो B में CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है, देखिए ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़िएगा फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड में कि ये क्या प्रोडक्ट बनाता है। ये पॉइंट तो हम POC के टाइम ही बता दिए थे कि अगर CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, और ये प्रोडक्ट बनाता है COO- प्लस आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म आपका होता है CHI3, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो इस तरह से CHI3 और COO-, तो बेंजीन से COO- अटैच रहेगा। एक्चुअली में ये COOH बनेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में
कार्बोजाइलिक एसिड अपना H+ रिएक्शन में पार्ट ले लेता है एसिड बेस रिएक्शन, इसलिए CO- रहता है। तो आपका डी जो है येलो का कंपाउंड वो आपका आयोडो फॉर्म है CHI3, और सी पीएच CO- आयन है। अब ABCD के बारे में बता दीजिए। तो ए आपका है PHC ट्रिपल बॉन्ड CH, बी है आपका PHC डबल बॉन्ड CH3 मतलब एसीटोफिनोन इसका नाम होता है, सी है PHCOO- और डी है CHI3 आयोडोफॉर्म। उसके बाद फिर सो हाउ बी इज फॉर्म फ्रॉम ए, ये भी बता चुके हैं कि ए से बी कैसे बनता है, मतलब डाइल्यूटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है तो कैसे बनेगा। पहले तो हाइड्रोलिसिस होगा, तो यहाँ H यहाँ OH लगेगा, तो एक H एक OH लगेगा तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड होगा। फिर फर्दर एक H और एक OH लगेगा तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ 2 OH और यहाँ 2 हाइड्रोजन। अब एक कार्बन से 2 OH अनस्टेबल तो -H2 हो जाएगा, तो B बन जाएगा एसीटोफिनोन। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,4-pentadiene reacts with excess HCl in the presence of benzoyl peroxide to give compound X, which upon reaction with excess of Mg in dry ether forms by compound by on treatment with ethyl acetate followed by dilute acid yields Z. Identify the structure of compound X by Mz। तो आपके पास 1,4-pentadiene है, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। अब फर्स्ट से डबल बॉन्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से डबल बॉन्ड है। बाकी आप हाइड्रोजन फिलअप कर लीजिएगा। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 1 हाइड्रोजन, ये CH2 होगा, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन। अब एक्सेस HCl के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एक्सेस HCl पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल होता है। HCl पेरोक्साइड के प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव एडिशन नहीं देता है, HCl मार्कोनिकोव एडिशन देगा। और एक्सेस में है तो दोनों डबल बॉन्ड के अलोंग एडिशन होगा, तो मार्कोनिकोव एडिशन। तो जो अमीर है वही अमीर बनेगा। तो जहां हाइड्रोजन पहले से वहां H ऐड होगा और लेस हाइड्रोजन वाले पार्ट से Cl अटैच होगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अमीर अमीर बनेगा, मार्कोनिकोव एडिशन। तो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है वही हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ क्लोरीन अटैच होगा, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 2,4 डाइक्लोरोपेंटेन बनेगा इस तरह से, CH3 CHCl CH2 CHCl CH3, ये आपका X कहलाएगा। अब X का रिएक्शन करवा रहे हैं एक्सेस मैग्नीशियम के साथ इन ड्राई ईथर, तो बाई बनेगा। अब ये रिएक्शन हम बता चुके हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के टाइम कि RX का रिएक्शन जब मैग्नीशियम से करवाते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर तो एक्चुअली में सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है, तो ये RMgX बन जाता है। मतलब RX मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा तो MgX, तो Cl के जगह MgCl, एक्सेस में है तो दोनों क्लोरीन के जगह दोनों MgCl में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH3 CH, ये MgCl, नेक्स्ट CH2, फिर CH, यहाँ से फिर से Cl के जगह MgCl और CH3। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, डाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको बोलते हैं। 2 RMgX ग्रुप ओरिएंट है इसलिए डाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बाद बाई का रिएक्शन करवाते हैं इथाइल एसीटेट से। तो इथाइल एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O, इससे इथाइल ग्रुप अटैच रहेगा C2H5। तो ये इथाइल एसीटेट है, इसका रिएक्शन करवाते हैं बाई से। तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका फिर डाइल्यूट एसिड मतलब एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो प्रोडक्ट Z बनेगा। तो ये आपके पास बाई है। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे ईस्टर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये एसिड डेरिवेटिव है। एसिड डेरिवेटिव का रिएक्शन हम RM1 के टाइम बताएं SN2TH। और RMgX स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो बेस की तरह एक्ट कब करेगा जब एसिड पर इवेंट हो। यहाँ तो एसिड डेरिवेटिव है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और SN2TH मैकेनिज्म फॉलो करेगा। तो इस कारण पे नेगेटिव चार्ज और MgCl पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर, तो SN2TH मैकेनिज्म। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ से COCH3 अटैच हो जाएगा। सिमिलरली ये दूसरे इथाइल एसीटेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके फिर से SN2TH मैकेनिज्म, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा
और यहाँ से OC2H5 लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो इस कार्बन से भी COCH3 ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो आपका जो Z प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH2 CH CH3 और यहाँ से COCH3 अटैच हो जाएगा और यहाँ से भी COCH3 अटैच हो जाएगा। तो अब आप बोलिएगा कि इसके बाद डाइल्यूट एसिड भी तो मिला है, तो डाइल्यूट एसिड एक्चुअली में ये जो C2H5O- रिलीज होगा इसके लिए यूज हो रहा है। C2H5O- डाइल्यूट एसिड से H+ एक्सेप्ट करके इथानल बना लेगा C2H5OH। तो Z तो आपका यही होगा, Z में कोई बदलाव नहीं होगा। डाइल्यूट एसिड एसिडिफिकेशन के लिए बस यूज होगा जो लिविंग ग्रुप निकल रहा है SN2TH मैकेनिज्म के बाद। तो X Y Z तीनों पता चल गया कि क्या है, स्ट्रक्चर बता चुके हैं। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।